वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सोशल क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 हमारा संविधान। तो संविधान क्या होता है बच्चों? संविधान होता है किसी भी देश के नियम कानून। जैसे हमारे देश में जो नियम कानून है वो क्या किस में लिखे हुए हैं? संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे आपका स्कूल है तो आपके स्कूल के कुछ नियम होते हैं कि जैसे आपको कि यूनिफॉर्म पहन कर आना है या कब तक फीस जमा करनी है, आपकी स्कूल की टाइमिंग क्या है, आपको किस तरीके से कब क्या लेके आना है। ऐसी बहुत सी चीजें नियम होते हैं जो स्कूल के, तो वो सब आपके ब्रोशर में दिए हुए होते हैं कि नहीं? तो उन्हीं नियम के आधार पर ही तो आप लोग चलते हैं। इसी तरीके से देश के भी कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम सभी जो नागरिक हैं देश के, देश में रहने वाले सब कौन होते हैं? नागरिक होते हैं ना। तो हम सभी नागरिक उनका पालन करते हैं। तो वो सभी नियम कानून क्या होते हैं? संविधान। संविधान कहलाता है वही। तो पढ़ें इसको। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के लिए नियम और कानून बनाने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की बुलाई गई सभा को संविधान सभा कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए अब नियम और कानून बनाने की जरूरत पड़ी, और नियम और कानून बनाने के लिए क्या हुआ कि जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, जैसे कि हम लोग ही जनता द्वारा क्या चुने जाते हैं, सब मिनिस्टर्स वगैरह चुने जाते हैं ना। तो जो प्रतिनिधि चुने गए उनकी बुलाई गई सभा को, उनकी एक सभा बुलाई गई संविधान बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई। अब संविधान सभा ने क्या किया? एक प्रारूप समिति बनाई जिससे कि उसमें बैठकें करके ये होगा कि किस तरीके से क्या संविधान में क्या क्या रखा जाना है। जिसके अध्यक्ष कौन बने? प्रारूप संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के उसके क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये जो बनाई गई समिति ये कब? 6 दिसंबर 1946 को बनाई गई। और इसमें 114 बैठक हुई। आपको पता है इसमें 114 बैठकें हुई इन सभी सदस्यों की, और जिससे कि फिर वो संविधान बनाया गया। और इसमें मुख्य बैठक में मुख्य लोग कौन कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और अबुल कलाम आजाद जी। ये लोग मुख्य थे। इन लोगों की बैठकें होती थी और उसके आधार पर वो बनाया गया। और 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ। और पूरा इसे बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो इसके बाद भारत में 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और कहते हैं ना कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, और जबकि ये 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था। 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को यह पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। तो जब हमारा संविधान बन गया और लागू हो गया, तब हमारे देश को कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित कर दिया गया, जिसमें सभी अधिकार हमारे देश के पास ही थे। और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है। क्यों जनता का? यानी कि जो मिनिस्टर्स जो भी चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता में से ही चुने जाते हैं। और शासन किसके लिए होता है? जनता के लिए। तो ये क्या कहते हैं? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन से हैं? तो हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि देश में जनता का शासन हो गया। जो संविधान बना उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि देश में किसका शासन होगा? जनता का। यानी
जो शासन करने वाला है वो हम जनता में से ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शासन कर रहा है तो उसके बाद उसके बेटे को शासन मिल गया, या कुछ खास हमने वो रख दी कि इन्हीं लोगों को ही हम केवल शासन चलाने के लिए दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। उनके नियम और शर्तों को जो पूरा करते हैं वो जनता में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? लोकतंत्र कहलाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करेगी, और चुनाव भी कौन करता है? जनता करती है। आपने देखा है ना, इलेक्शन होते हैं, वोट डाले जाते हैं, तो सारे लोग वोट डालने जाते हैं ना, तो जिसके सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं वो ही उसी का ही शासन होता है। तो वोट डालने वाले कौन होते हैं? जनता में से ही होते हैं ना। तो इसलिए जनता स्वयं चुनती है अपने शासन के लिए। ये लोग संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार सरकार चलाने का कार्य करेंगे, और जो चुना जाता है, जो शासन करने के लिए चुना जाता है, जो सरकार चुनी जाती है, वो सरकार भी किस आधार पे काम करती है? जो संविधान में नियम दिए गए हैं उनके आधार पर। ये नहीं कि सरकार की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। जो संविधान में नियम दिए गए हैं वह उन्हीं के आधार पर ही निर्णय लेती है। तो इस प्रकार के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र यानी सबको हर बात की आजादी है। समाजवाद, अब हमारा देश जो है वो समाजवाद भी है। देश में रहने वाले सभी लोगों के अधिकार बराबर होंगे। समाजवाद का मतलब क्या होता है? कि देश में जितने भी लोग रहते हैं सभी के ही अधिकार बराबर हैं, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जैसे अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अमीर हैं उनको यहाँ पर सीट मिल सकती हैं, जो गरीब हैं उन्हें नहीं मिलेगी। ऐसा किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अमीर और गरीब के बीच की दूरी को बांटने की कोशिश की जाएगी, और इसे क्या कहते हैं? समाजवाद। समाजवाद यानी कि सभी को बराबरी का हक है, किसी भी तरीके से अमीर गरीब जात पात के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? कि सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों को बराबर अधिकार है। किसी विशेष धर्म पर कोई विशेष अधिकार नहीं है कि इस धर्म के लोगों को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं और इस धर्म के लोगों को कम अधिकार मिले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सभी धर्मों के मानने वालों के साथ समानता का व्यवहार करेगी। मतलब चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के मानने वाले लोगों, सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगी। जो एक तरह की सुविधा किसी एक धर्म वाले को दी जा रही है तो वह दूसरे धर्म वाले को भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कोई विशेष सुविधा किसी एक धर्म को दे दी और दूसरे लोग इससे वंचित रह जाएं। ऐसा नहीं है। समानता का व्यवहार होगा। नौकरियां देने और न्याय करने में धर्म और जाति के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहाँ कहीं नौकरी देनी है या कोई न्याय करना है किसी तरीके का, तो धर्म और जाति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य 3 कौन कौन से हुए? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र यानी कि जनता स्वयं अपनी सरकार चुनेगी। समाजवाद यानी अमीर गरीब के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि धर्म के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। ओके, अब आगे पढ़ते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार यानी संविधान में जो पूरी जनता है उसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। हम सभी लोग जो हैं, हम सभी को संविधान में कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। 6 मौलिक अधिकार होते हैं ये। तो इन अधिकारों का हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, सभा करने, संघ बनाने, निवास करने, देश में घूमने, व्यापार, नौकरी करने व संपत्ति रखने की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो हमारे पास किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस तरह की स्वतंत्रता? कि हम अपने विचार, जो भी हमारे विचार हैं, वो भारतीय नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम सभा कर सकते हैं, सभा करके कोई भी निर्णय लेना है तो वो ले सकते हैं। संघ बना सकते हैं,
कहीं भी निवास कर सकते हैं पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि हम इस जगह नहीं निवास कर सकते, इस जगह नहीं। निवास करने की हमें पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है। कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं, कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। नौकरी भी जो मन चाहे वो कर सकते हैं। और संपत्ति रखने की भी स्वतंत्रताएं हैं कि हम जैसे चाहें वैसे अपनी संपत्ति रख सकते हैं। तो इस सब मामलों में हमें क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा अधिकार हमें क्या मिला हुआ है? समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या होता है? कि राष्ट्र के सभी नागरिक कानून की नजरों में एक समान होंगे। समानता का अधिकार क्या कहता है? कि पूरे नागरिक, जो पूरे देश के लोग हैं, सभी कानून की नजरों में एक समान है। अगर किसी ने एक अपराध किया है तो उसकी सजा सभी को समान रूप से मिलेगी। उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा कि धर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, या फिर किसी भी तरीके के अमीर गरीब के आधार पर, जाति पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे धर्म हो, जाति हो या लिंग हो, कि पुरुष के लिए अलग, स्त्री के लिए अलग नियम कानून है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान कानून है। ओके, अब नेक्स्ट किस तरीके का अधिकार है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यानी कि किस तरीके का अधिकार हमें मिला हुआ है? कि हम शिक्षा, किसी भी तरीके की शिक्षा, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। किसी भी शहर में जाकर शिक्षा ले सकते हैं। ये हमारा अधिकार है कि नागरिकों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने, किसी भी विद्यालय में कोई भी प्रवेश ले सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म के लिए विद्यालय बना हुआ है, ये इस जाति के लिए विद्यालय बना हुआ है, या इस शहर के लोग यहीं प्रवेश ले सकते हैं, दूसरी जगह बाहर जाकर प्रवेश नहीं ले सकते। ऐसा कोई बंधन नहीं है। कोई भी नागरिक किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। बस विद्यालय की शर्तें पूरी होनी चाहिए। विद्यालय की शर्तें जैसे कहीं पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होना है, या कहीं पर एग्जाम के आधार पर एडमिशन होना है, तो वो सबको देना होगा। परंतु ये नहीं है कि किसी को रोक लगाई जा सके कि आप प्रवेश नहीं ले सकते। तथा विद्यालय खोलने का अधिकार प्राप्त है। और विद्यालय खोलने के लिए भी जो कोई भी विद्यालय खोलना चाहता है, तो जो उनके मानक है, उन मानकों को जो कोई पूरा करता है वो विद्यालय भी खोल सकता है। ठीक। नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकारों का हनन कर होने पर नागरिक कानून की शरण ले सकता है। तो संवैधानिक अधिकार क्या कहता है? मौलिक अधिकार, ये जो सभी अधिकारों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? मौलिक अधिकार। परंतु अगर कोई हमसे इस तरीके का अधिकार छीनता है हमसे, तो हम क्या कर सकते हैं? कानून की शरण ले सकते हैं। हम कोर्ट में जा सकते हैं और उस पर केस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमें शिक्षा देने से वंचित कर रहा है, कोई हमें कहीं पर रहने से वंचित कर रहा है, जो भी अधिकार है हमारे, उन पर अगर कोई रोक लगा रहा है, तो हम कानून की शरण ले सकते हैं, कानून से अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? कि भारतीय संविधान में प्रत्येक धर्म के लोगों को धर्म का पालन करने, किसी भी धर्म को अपनाने, पूजा स्थल बनाने तथा प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या आपका जो धर्म है उससे संबंधित आप कुछ भी पूजा स्थल बनाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, या धर्म के लोगों का जो हमें अपने धर्म का पालन करना है उसको हम जिस तरीके से पालन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता कि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, या मंदिर नहीं बनवा सकते, या आप मंदिर नहीं जा सकते, या मस्जिद नहीं जा सकते। ये सबको स्वतंत्रता है, वो जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है हमारा? कि बिना मजदूरी दिए काम करवाना। अगर कोई हमसे बिना मजदूरी दिए काम करवाना चाहता है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है? हमारा शोषण कर रहा है। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को काम करवाना, ये सब क्या है? कानूनी अपराध है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ लोग पैसों के लालच में उनसे काम करवाते हैं, तो वो भी क्या है? कानूनी अपराध है। तो वो बच्चे भी जाकर कानून की शरण में अपना पक्ष रख सकते हैं। तो जो कोई ऐसा काम करता है उसको सजा दिलवाई जाएगी। तो बिना मजदूरी ये काम करना, या और भी किसी भी तरीके से स्त्री का शोषण करना, ये सभी है। तो उसमें क्या है? जैसे बाल विवाह वगैरह, ये भी सब क्या है? शोषण है एक तरीके से। तो इन सभी के विरुद्ध क्या है? हम सभी को अधिकार प्राप्त है कि हम इसके विरुद्ध केस कर सकते हैं।
छोटे बच्चों को काम करना भी अलाउड नहीं है। काम करना इन द सेंस कैसे, आप ये ना समझे कि घर में काम करना अलाउ नहीं है। छोटी उम्र के बच्चों को कहीं पैसे कमाने के लिए फैक्ट्री में कहीं मजदूरी करवाना, इस तरीके के काम करवाना अपराध है। आप ये मत कह देना मम्मी से कि मम्मी अब मैं काम नहीं करूंगा, बच्चों को काम करना अलाउ नहीं है। घर के काम तो सभी को करने चाहिए ना, मिल बांट कर, तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए। तो आपने देखा किस किस तरीके के अधिकार प्राप्त हैं सभी को, पर हमें अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए, उनका गलत उपयोग भी नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अब इतना चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब आगे का चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।